अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने चैप्टर 14 कंप्लीट किया है। आज हम चैप्टर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलते हैं चैप्टर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले आपके पास 14.1 short question. A plane conducting loop is located in uniform magnetic field that is directed along x-axis. Dear students, हमारे पास एक प्लेन कंडक्टिंग लूप है। इसमें हम इसको बनाते हैं इस तरह से। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस की। ये हमारे पास जो मैंने लाइंस रिप्रेजेंट की हैं, ये लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड को। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन द लूप इज द फ्लक्स मैक्सिमम, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन इज द फ्लक्स मिनिमम। अब बच्चों, आपने यहां पर फ्लक्स बताना है कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और फ्लक्स मिनिमम कब होगा। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की जो ओरिएंटेशन है वो आपके सामने है। और देखें डियर स्टूडेंट्स कि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो कौन सी ओरिएंटेशन होगी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को वाई जेड प्लेन में प्लेस कर देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं? वाई जेड प्लेन की। तो उस हिसाब से क्या होगा कि प्लेन ऑफ लूप परपेंडिकुलर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब अगर हम प्लेस करते हैं इसको, कैसे प्लेस करते हैं? लूप को इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर इन एक्स वाई जेड प्लेन। किस प्लेन में? वाई जेड प्लेन में। तो इसमें से मैक्सिमम लाइंस जो हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी और फ्लक्स हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम। क्योंकि ये कौन सा आपके पास है? ये वाई एक्सिस है और ये कौन सा है? जेड एक्सिस। तो जब लूप हमारे पास किस प्लेन में होगी? वाई जेड प्लेन में। तो जब लूप आपके पास वाई जेड प्लेन में होगी तो उस केस में फ्लक्स आपके पास क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब प्लेन ऑफ लूप जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होगी तो फ्लक्स मिनिमम होगा। मतलब अगर प्लेन ऑफ लूप को आप प्लेस कर देते हैं किस प्लेन के अंदर? एक्स वाई प्लेन के अंदर, या फिर आप प्लेस कर देते हैं एक्स जेड प्लेन के अंदर, तो दोनों केसेस के अंदर फ्लक्स हमारे पास क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा? मिनिमम। तो पहले मैक्सिमम फ्लक्स फाइंड करते हैं। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा हमारे पास? मैक्सिमम फ्लक्स जब आपके पास क्या है? प्लेन ऑफ लूप परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ लूप परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये कौन सा प्लेन बन रहा है? ये बन रहा है वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन बन रहा है बच्चों? वाई जेड प्लेन। अगर आपके पास प्लेन जो है वो शीट जो है वाई जेड प्लेन में होगी, प्लेन ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, तो उस केस में आपके पास फ्लक्स जो होगा वो होगा बी डॉट ए। डॉट खत्म करेंगे तो हमारे पास आएगा बी ए कॉज ऑफ थीटा। वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर के केस में बच्चा हमारे पास ये वेक्टर एरिया है, एरिया के परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो थीटा हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। कॉस 0 1 होता है और इस हिसाब से आपके पास जो फ्लक्स आएगा ये मैक्सिमम आएगा। फ्लक्स क्या आ जाएगा? मैक्सिमम। इसी तरह से मिनिमम फ्लक्स कब होगा? मिनिमम फ्लक्स आपके पास तब होगा व्हेन प्लेन ऑफ लूप पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जब आपके पास क्या हो? प्लेन ऑफ लूप पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इफ प्लेन ऑफ लूप पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर प्लेन ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी तो उस केस में वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। यहां पर हम ये वेक्टर एरिया ड्रा करते हैं, ये वेक्टर एरिया है,
ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं और यहां पर हम लिखेंगे बी डॉट ए, डॉट खत्म करेंगे तो आ जाएगा बी ए कॉज ऑफ 90, क्योंकि वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो इस हिसाब से आपके पास बी ए कॉस 90 जीरो होता है, जिससे फ्लक्स आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। ओके जी, तो ये कौन सा प्लेन बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास एक्स वाई या फिर एक्स जेड प्लेन, इन एक्स वाई और एक्स जेड प्लेन। तो ये होगी आपके पास इस लूप की ओरिएंटेशन कि जब लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे फ्लक्स मैक्सिमम होगा, जब आप इनको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 14.2 शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास है 14.2 short question. A current in a conductor produces magnetic field which can be calculated using Ampere's law. Since current is defined as rate of flow of charge, what can you calculate about the magnetic field due to stationary charges? What about moving charges? 14.2 के अंदर बच्चों को आपको कहता है कि किसी भी कंडक्टर में से, अगर ये हमारे पास एक कंडक्टर है, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो करंट की वजह से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। ओके जी, और करंट को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस जब फ्लो करेंगे, चार्जेस जब स्टेट ऑफ मोशन में होंगे तो करंट होगा, अदरवाइज करंट नहीं होगा। साथ में उसने क्वेश्चन भी दे दिया है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस। पहले में वो आपको कह रहा है कि आपके पास कौन से चार्जेस हैं, स्टेशनरी चार्जेस। स्टेशनरी चार्जेस में आपने बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं, और 20 के पार्ट में एक और भी साथ क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट अबाउट मूविंग चार्जेस। आपने मूविंग चार्जेस के बारे में भी बताना है कि मूविंग चार्जेस के केस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी या नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड का आपने बताना है कि क्या स्टैटिक चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, क्या मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। बच्चों यहां हम यूज करेंगे अम्पेयर्स लॉ, यूजिंग अम्पेयर्स लॉ, यूजिंग अम्पेयर्स लॉ। अम्पेयर्स लॉ आप यूज करेंगे, उसमें रिलेशन था अम्पेयर्स लॉ के मुताबिक B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। आई आपके पास क्या है, करंट है। आई हमारे पास क्या है, करंट है। इसका मतलब स्टेशनरी चार्जेस, चार्जेस रेस्ट में हैं, नो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट जीरो है। करंट हमारे पास क्या है, जीरो है। तो इस हिसाब से B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई की बजाय हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। जीरो लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। मैथमेटिकली भी और थ्योरेटिकली भी जब तक चार्ज मोशन में नहीं आएगा, जब तक करंट नहीं होगा, तब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। इसी तरह से मूविंग चार्जेस में करंट हमारे पास जीरो के बराबर नहीं है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो म्यू नॉट एन आई के बराबर होगी। तो मूविंग चार्जेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, लेकिन स्टेशनरी चार्जेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। ये था बच्चों आपके पास 14.2 शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं 14.3 शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। 14.3 शॉर्ट क्वेश्चन, 14.3 डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टडी करंट। देखिए मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा किसके बराबर है, म्यू नॉट एन आई। ये जो स्मॉल n होता है ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। या आप लिखेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n की बजाय कैपिटल N ओवर L लिख दें और यहां पर आप लिख दें I। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें भी दो पार्ट्स हैं, आपने क्या बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब द चेंज, मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आएगा इफ द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड डबल।
अगर हम लेंथ को क्या कर देते हैं, लेंथ को डबल कर देते हैं, 2l कर देते हैं, लेंथ को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। साथ में दूसरे नंबर पे वो कहता है नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल, क्या करें, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देते हैं, हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं n, इसको हम कर देते हैं डबल, 2n कर देते हैं। यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स सेम रहेगा, यहां पर लेंथ सेम रहेगी। तो आपने बताना ये है कि क्या चेंज आएगा मैग्नेटिक फील्ड में अगर लेंथ को डबल कर दें या हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें। देखें यहां पर लिखते हैं, इसको b डैश का नाम दे देते हैं, दैट इज इक्वल टू, ये रिलेशन आपके पास म्यू नॉट n ओवर l की बजाय क्या लिखेंगे, 2l, क्योंकि लेंथ ऑफ कंडक्टर को हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया। इस 1/2 को पहले शुरू में लिख दे, b डैश इज इक्वल टू 1/2, बाकी आपके पास म्यू नॉट n ओवर l इंटू आई। म्यू नॉट n ओवर l इंटू आई, ये किसके बराबर है, b के बराबर है। तो b डैश दैट इज इक्वल टू 1/2b। तो क्या चेंज आया है, क्या चेंज आया है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आया है, मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो गई है। कब हाफ हुई है, जब हमने लेंथ ऑफ कंडक्टर को डबल कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड हाफ कर दी। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया है, तो फिर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर होगा। इसी रिलेशन को आप देखें, b इज इक्वल टू, इसको भी b डबल डैश का नाम दे दें, b डबल डैश का, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n की बजाय लिखेंगे 2n डिवाइडेड बाय l इंटू आई। 2 को शुरू में लिख दें, 2 म्यू नॉट n ओवर l इंटू आई। ये म्यू नॉट n ओवर l हमारे पास b के बराबर था, तो यहां पर लिखेंगे 2b, मतलब b डबल डैश आपके पास क्या हो गया, 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास डबल हो गई। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने से मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास डबल हो गई। लेंथ ऑफ कंडक्टर को डबल करने से मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या हो गई, हाफ हो गई। तो ये चेंज आता है मैग्नेटिक फील्ड में, लेंथ ऑफ कंडक्टर को डबल किया, मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो गई, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो गई। ये था बच्चों आपके पास 14.3। अब 14.4 की तरफ आते हैं। इसके बाद 14.4 ये क्वेश्चन है, एट द गिवन इंस्टेंट प्रोटॉन मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इधर भी हमें डायमेंशंस का पाथ सहारा लेना पड़ेगा। ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस, इसी तरह से ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, और ये हमारे पास आ गया जेड एक्सिस। ओके जी, ये जेड एक्सिस आ गया। तो अ प्रोटॉन मूव इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज ये कहाँ मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक प्रोटॉन मूव कर रहा है, और ये है उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी कहाँ है, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, इसके बाद वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ये जेड है आपके पास, ये हमारे पास आ गया नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो इस नेगेटिव जेड डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बतानी। देखिए बच्चों, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये हमने रिलेशन पढ़ा था। तो वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर हम रोटेट करते हैं तो हमारे पास ये डायरेक्शन आती है, ये वाली डायरेक्शन आती है किसकी, मैग्नेटिक फोर्स की। ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आती है अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। वैसे भी हमने ये पढ़ा है कि जिस प्लेन के अंदर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इस हिसाब से बच्चों
अगर हम इनको वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो आपके पास फोर्स की जो डायरेक्शन आती है वो आती है अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। ओके जी, will proton continue to move in the positive x direction? explain। ये इसका पहला पार्ट था, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। और दूसरा पार्ट आपके पास ये है कि क्या वो प्रोटॉन पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। देखिए बच्चों, हमने ये पढ़ा है कि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में हो, वहां वेलोसिटी, चार्ज मोशन में भी हो, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो फिर उस चार्ज पर क्या करती है, फोर्स एक्ट करती है, और वो फोर्स उसकी डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करती है, और वो चार्ज क्या करता है, मूविंग इन अ सर्कल, मूविंग इन सर्कल। तो वो जो चार्ज होगा वो सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर देगा। पहले वो अलोंग y एक्सिस, x एक्सिस पर स्ट्रेट मूव कर रहा था, लेकिन जब उस पर फोर्स एक्ट करती है तो वो उसके पाथ को डिफ्लेक्ट करती है और उसके स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में चेंज कर देती है। ये था जी स्टूडेंट्स 14.4 शॉर्ट क्वेश्चन। 14.5 की तरफ आते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 14.5 बुक में 14.5 two charged particles are projected in a region where there is a magnetic field perpendicular to their velocities। Dear students, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, और ये मैग्नेट का हमारे पास नॉर्थ पोल आ गया, ये साउथ पोल आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नॉर्थ से साउथ की जाने, नॉर्थ से साउथ की जाने मैग्नेटिक फील्ड। अब दो चार्जेस आ रहे हैं, एक ये चार्ज आ रहा है, एक ये चार्ज आ रहा है। हमें नहीं पता कि ये दोनों चार्जेस कौन कौन से हैं, हमें ये मालूम नहीं है कि ये सिमिलर चार्जेस हैं, ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं या पॉजिटिव नेगेटिव हैं, इस चीज का हमें नहीं पता। तो इफ चार्जेस आर डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अगर वो चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक चार्ज अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो गया, एक चार्ज डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो गया, तो हमें ये तो पता है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो, या अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। पॉजिटिव चार्ज अगर अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज जो है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होगा। तो अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, बोथ चार्जेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर। एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, इसीलिए ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुए हैं। अगर दोनों अपवर्ड डिफ्लेक्ट होते या दोनों डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होते तो हम कहते कि दोनों कौन से हैं, सिमिलर चार्जेस। इसके बाद बच्चों ये था 14.5। 14.5 इसके बाद चलते हैं अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। 14.6 Suppose that charge moving in uniform magnetic field with velocity v, while there is no work done by the magnetic force that acts on the charge q. Suppose that a charge q is moving in uniform magnetic field। बच्चों ये हमारे पास एक रीजन है, ये हमारे पास रीजन है, और इस रीजन में मौजूद है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कर लेते हैं यहां पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड। अब यहां पर जो चार्जेस हैं ये मूव करते हुए इस रीजन में आगे जहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यही चार्जेस जो स्ट्रेट मूव करते हुए आए हैं, दे स्टार्ट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ये सर्कल में मूव करना शुरू कर देंगे। किसी भी पॉइंट पर, जैसे मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, किसी भी पॉइंट पर ये आ गई इनकी वेलोसिटी, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर क्रॉस लगा देते हैं, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और जो फोर्स एक्ट करेगी वो फोर्स हमारे पास परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। फोर्स क्या होगी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और बच्चों हमने पढ़ा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डायरेक्शन
डिस्प्लेसमेंट की होती है वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है। इसका मतलब अगर वेलोसिटी क्या है, मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो इट्स मीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर वर्क फाइंड करते हैं तो वर्क हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट खत्म करेंगे तो इधर आ जाएगा एफ कॉज ऑफ 90, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अगर परपेंडिकुलर है तो cos 90 आएगा। cos 90 जो है ये 0 के बराबर है, जिसकी वजह से वर्क हमारे पास 0 हो जाएगा। वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। वैसे भी जब कोई भी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चार्ज क्लोज पाथ के अंदर मूव करता है, कंजर्वेटिव पाथ बन जाता है, और कंजर्वेटिव पाथ के अंदर, क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन इक्वल टू 0 होता है। सो देयर इज नो वर्क डन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या वर्क नहीं होगा? क्योंकि बच्चों रीजन ये है, मैग्नेटिक फोर्स इज जस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का काम चार्ज को बस डिफ्लेक्ट करना है, उसके स्ट्रेट पाथ को डिफ्लेक्ट कराना है, उसके स्ट्रेट पाथ को डिस्टर्ब करना है सर्कुलर पाथ के अंदर। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कभी भी वर्क नहीं होता। इसके बाद चलते हैं बच्चों अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है 14.7। If a charged particle move in a straight line through some region of space, can you say that magnetic field in the region is 0? बच्चों एक चार्ज पार्टिकल है, ये रीजन है हमारे पास, ये कोई रीजन है, इस रीजन के अंदर एक चार्ज स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। चार्ज क्या कर रहा है? स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है। इस चार्ज पर कोई डिफ्लेक्टिंग फोर्स नहीं है, इस चार्ज को कोई ऐसी वहां फोर्स मौजूद नहीं है जो इसको डिफ्लेक्ट कर रही है। तो क्या हम कहेंगे कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है? क्या हम कहेंगे कि वहां पर मैग्नेटिक फोर्स 0 है? क्या हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन के मुताबिक, कैन यू से दैट मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज 0? क्या हम कहेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है? बच्चों यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन का आंसर अगर हम लिखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में नॉट बी 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता। जैसे पहला केस, हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसीलिए F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसी वजह से उस चार्ज पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हुई, चार्ज डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, बल्कि विदाउट डिफ्लेक्शन स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है। तो ये भी तो हो सकता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हो गए हों। ये भी तो हो सकता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो? पैरेलल हो। पैरेलल होंगे तो एंगल थीटा हमारे पास 0 होगा। फोर्स फाइंड करते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्रॉस खत्म करेंगे तो साइन थीटा आएगा। इस थीटा की बजाय हम एंगल पुट करेंगे 0 और साइन 0। साइन 0 हमारे पास क्या होता है? 0 होता है, जिससे फोर्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी केस हो सकता है, या मैग्नेटिक फील्ड वहां पर 0 है, इस वजह से वो स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है, या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है? आपस में पैरेलल। और ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के क्या हो? एंटी पैरेलल हो। दोनों एक दूसरे के क्या हो? एंटी पैरेलल हो। उस केस में भी F इज इक्वल टू वी बी साइन ऑफ थीटा। यहां एंटी पैरेलल के केस में एंगल 180 पुट करेंगे, तो ये क्यू वी बी साइन ऑफ 180, साइन 180 भी हमारे पास क्या होता है? 0 होता है, जिससे इधर भी फोर्स हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है,
तो उस रीजन में जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, दोनों बातें हो सकती हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी या फिर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एंटी पैरेलल होंगे। तो ये कंडीशंस जो हैं वहां पर हो सकती हैं। तो ये था बच्चों 14.7 शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है 14.8। 14.8 Why does the picture on TV screen become distorted when a magnet is brought near the screen? बच्चों ये हमारे पास स्क्रीन है, ये है टीवी की स्क्रीन और ये है पिक्चर ट्यूब जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। तो ये पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ जाकर स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है और पिक्चर नजर आती है। तो अब जब आप इसके करीब मैग्नेट लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे? मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ और ये साउथ पोल। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, ये देखें मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, और ये चार्ज की वे मूव कर रहे हैं, तो ये मूव करेंगे तो इनके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इनके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग चार्जेस की मैग्नेटिक फील्ड का आपस में इंटरेक्शन होगा। वो इंटरेक्शन इन चार्जेस पर फोर्स लगाएगा और इन चार्जेस को डिफ्लेक्ट करवा देगा, या अपवर्ड या डाउनवर्ड, इनकी स्ट्रेट पाथ मोशन को डिफ्लेक्ट कर देगा। तो क्यों डिस्टॉर्टेड होती है स्क्रीन के ऊपर पिक्चर? तो उसकी वजह क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट and magnetic field of moving charges, interact to each other, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो ड्यू टू इंटरेक्शन, इसी इंटरेक्शन की वजह से, इसी इंटरेक्शन की वजह से फोर्स एक्ट ऑन चार्जेस, तो उन चार्जेस पर फोर्स एक्ट करेगी, विच डिफ्लेक्ट, जो क्या काम करेगी? विच डिफ्लेक्ट द पाथ ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस, जो उन चार्जेस की पाथ ऑफ मोशन को डिफ्लेक्ट करेगी उस फोर्स की वजह से, जो V क्रॉस B के बराबर है। तो क्यों पिक्चर डिस्टॉर्टेड हुई है? पिक्चर डिस्टॉर्टेड हुई है मूविंग चार्जेस की मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की इंटरेक्शन की वजह से फोर्स एक्ट की। वो फोर्स उन स्ट्रेट पाथ मूविंग चार्जेस को डिफ्लेक्ट करवा देंगे, जिसकी वजह से स्क्रीन पर जो पिक्चर बनेगी वो कौन सी होगी? डिस्टॉर्टेड होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास 14.8। इसके बाद हम आते हैं 14.9 की तरफ। 14.9 क्या है हमारे पास? Is it possible to orient a current loop in uniform magnetic field such that loop will not tend to rotate? Explain. Yes, it is possible. आपने लूप को मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से ओरिएंट करना है। Is it possible to use current loop? बिल्कुल पॉसिबल है कि आप एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें कि वो लूप क्या करे? लूप डिफ्लेक्ट ना करे, मतलब लूप के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस ना हो। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क किसके बराबर है? NIAB cos ऑफ अल्फा। ये जो बच्चों अल्फा है, ये आपके पास एंगल है। किस के दरमियान एंगल है? ये आपके पास है एंगल बिटवीन
मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ लूप, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ लूप, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ लूप के दरमियान एंगल है अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ लूप अगर होंगे पैरेलल, टॉर्क मैक्सिमम होगा और वो लूप जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन अगर हम उस लूप को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस कर दें, कैसे प्लेस कर दें? परपेंडिकुलर, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क जीरो होगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो जो सवाल हमसे पूछा है कि क्या करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, तो ऐसा हो सकता है कि वो लूप डज नॉट टेंड टू रोटेट, के रोटेट ना करे। तो हमने कहा यस, ऐसा पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? इफ प्लेन ऑफ लूप, if plane of loop place perpendicular, place perpendicular to magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड, कि हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया, तो इस हिसाब से एंगल जो अल्फा होगा ये 90 होगा और टॉर्क टा इज इक्वल टू NIAB cos ऑफ 90। cos 90 हमारे पास क्या होगा? cos 90 हमारे पास 0 होगा, जिसकी वजह से टॉर्क भी हमारे पास 0 हो जाएगा। जब टॉर्क 0 होगा तो वो जो आपके पास लूप है वो रोटेट नहीं करेगी। जब वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो उसका डिफ्लेक्ट ना करना इस बात का सबूत है कि वहां टॉर्क क्या है? 0 है। कब टॉर्क 0 होगा? जब प्लेन ऑफ लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस कर देंगे। ये 14.9 था। अब हम 14.10 की तरफ आते हैं। नेक्स्ट आपके पास 14.10। 14.10 How can you use a loop to determine the presence of magnetic field given in a region of space? जी, how can a current loop be used? करंट लूप को किस तरह से यूज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस? बच्चों ये तो बहुत आसान है। करंट लूप को कैसे यूज करेंगे? करंट लूप को कैसे यूज करेंगे ये डिटरमाइन करने के लिए कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन में है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई रीजन है, इधर कोई रीजन है, तो हम क्या करते हैं उस लूप के प्लेन को पैरेलल प्लेस करते हैं। उस रीजन के क्या करते हैं? रीजन के पैरेलल प्लेस करते हैं। अगर तो इस कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन, इस कॉइल में डिफ्लेक्शन 0 है, इस कॉइल में डिफ्लेक्शन क्या है? 0 है, क्योंकि हमने इसको कैसे प्लेस किया हुआ है? उस रीजन में पैरेलल प्लेस किया हुआ है। अगर उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है तो इस लूप के अंदर यकीनन टॉर्क प्रोड्यूस होना चाहिए और इस लूप को डिफ्लेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चों को डिफ्लेक्शन 0 है, अगर डिफ्लेक्शन 0 है इसका मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड वहां पर 0 है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है वहां पर? 0। और इफ लूप डिफ्लेक्ट, अगर वो लूप डिफ्लेक्ट करती है इसका मतलब उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है। तो बच्चों अगर हम क्या करें कि हमारे पास अगर ये करंट लूप है, एक करंट कैरिंग लूप है, इस करंट कैरिंग लूप की मदद से हमने ये देखना है कि क्या किसी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। तो हम सिंपल उस लूप को उस रीजन में पैरेलल प्लेस करेंगे, देखेंगे अगर तो उसमें डिफ्लेक्शन होती है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से उस कॉइल पर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। अगर डिफ्लेक्शन 0 हो इसका मतलब वहां पर टॉर्क नहीं है, यकीनन वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। तो इस तरह से हम एक करंट लूप को यूज कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। ये था बच्चों 14.10। अब हम चलते हैं 14.11 की तरफ। 14.11 है आपके पास, हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट। केमिकल एलिमेंट के, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए
आप किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा तवज्जो मांगता है। ये हमारे पास एक रीजन है और यही आपके पास समझ लें वैक्यूम चैम्बर है। यहाँ हमने एक स्लिट लगाई हुई है। इस स्लिट के बिल्कुल सामने हमारे पास एक आयन सोर्स मौजूद है। ये आपके पास क्या है? ये है आयन सोर्स, और इनको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। सबसे पहले जिस एलिमेंट के आयंस को हमने सेपरेट करना होता है उसको हम पॉजिटिवली आयनाइज करते हैं। क्या करेंगे? उसको पॉजिटिवली आयनाइज करने के बाद उन पॉजिटिव आयंस को आयन सोर्स में प्लेस कर देंगे। ये वैक्यूम चैम्बर है जहां पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। यहां पर क्या है? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और यहां मौजूद है डिटेक्टर जो कि आयंस को डिटेक्ट करेगा, यहां पहुंचने वाले आयंस को डिटेक्ट करेगा। वो जो जैसे ही यहां से जो स्विच हमने लगाया है, इस स्विच को ऑन करेंगे, आयंस यहां से जाएंगे, इस स्लिट से गुजर के डिफ्लेक्ट होंगे, और डिफ्लेक्शन के बाद वो कहां जाएंगे? डिटेक्टर्स में। और वो जो डिटेक्टर है, वो डिटेक्टर क्या करेगा? उनको डिटेक्ट करेगा। सपोज इसका जो आपके पास रेडियस R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो ये क्यों डिफ्लेक्ट हुए? डिफ्लेक्ट इसलिए हुए क्यों पर इन पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हुई है, QVB। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हुई है QVB। इस मैग्नेटिक फोर्स ने क्या किया? इनको स्ट्रेट पाथ के अंदर बेंड किया। किसमें बेंड किया है? स्ट्रेट पाथ के अंदर। मतलब क्या किया है? मैग्नेटिक फोर्स ने कौन सी फोर्स प्रोवाइड की इनको? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ने ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की है। मैग्नेटिक फोर्स आपके पास है QVB, सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r। यहां से वेलोसिटी एक काट देते हैं और इस r को ले आते हैं इधर, तो r इज इक्वल टू, इधर आपके पास है m, उधर आपके पास है v/qb। बच्चों v/qb को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो आपके पास ये जो रेडियस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास की। जैसे ये देखिए, इसका रेडियस स्मॉल है, इसका मतलब इस आइसोटॉप्स का मास कम होगा। इसका रेडियस ज्यादा है, इसका मास इससे ज्यादा होगा। इसका रेडियस सबसे ज्यादा है तो इसका मास सबसे ज्यादा होगा। मतलब आयंस को उनके मास के हिसाब से, अबेंडेंस के हिसाब से हम इन आयंस को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आयंस। किस तरह से किसी भी एलिमेंट्स के आयंस को हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाएगा 14.12। 14.12 है for what should be the orientation of current carrying coil in magnetic field so that torque acting upon the coil is maximum or minimum। आपने बच्चों मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना है, मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना है और मिनिमम टॉर्क फाइंड करना है। मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का रिलेशन आपके पास है टा इज इक्वल टू NIAB cos ऑफ अल्फा। और अल्फा क्या था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अल्फा आपके पास है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे लिखते हैं इफ प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया। और मिनिमम में क्या लिखेंगे? इफ प्लेन ऑफ लूप परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये दो काम करेंगे। पहले प्लेन ऑफ लूप को हम पैरेलल प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा 0 एंगल 0 हो जाएगा, टॉ होगा NIAB cos ऑफ 0।
cos 0 क्या होता है हमारे पास 1 के बराबर, तो टॉर्क क्या आ जाएगा आपके पास, मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा NIAB। इसी तरह से यहां पर 90 पुट करेंगे टॉर्क में, टॉ इज इक्वल टू NIAB cos ऑफ 90, और cos 90 जो है ये किसके बराबर होता है 0 के बराबर, जिसकी वजह से टॉर्क मिनिमम या फिर 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। इफ प्लेन ऑफ लूप पैरेलल, अगर प्लेन ऑफ लूप को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस करेंगे टॉर्क मैक्सिमम आएगा, प्लेन ऑफ लूप को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे तो टॉर्क हमारे पास 0 आएगा। ये था बच्चों 14.12। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 14.13। 14.13 loop of wire suspended between the poles of a magnet with its plane parallel to pole faces. If what happen if direct current put through the loop coil, what happen if alternating current is used instead? बच्चों सवाल को जरा गौर से देखें, इसमें वो आपको कह रहा है a loop of wire suspended between poles of a magnet with its plane parallel to the pole faces। तो पोल आपके पास जो पोल्स हैं वो प्लेन ऑफ लूप के पैरेलल हैं। पोल्स क्या हैं, प्लेन ऑफ लूप के पैरेलल। ये आपके पास नॉर्थ पोल है, ये आपके पास साउथ पोल है, और जो लूप है हमारे पास, जो हमारे पास लूप है वो पोल फेसिस के पैरेलल है। क्या है बच्चों, पोल फेसिस के पैरेलल है। तो अगर पोल फेसिस के, हमने तो पढ़ा ना कि जब हमारे पास पोल फेस का मतलब ये होगा कि प्लेन ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर पोल फेसिस और प्लेन ऑफ लूप आपस में पैरेलल हैं, लेकिन हमने देखना है मैग्नेटिक फील्ड को, अगर ये बोर्ड मार्कर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और मेरे हाथ का ये जो हथेली है ये प्लेन ऑफ लूप को प्लेस रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप देखें कि ये जो नॉर्थ पोल है ये और प्लेन ऑफ लूप आपस में क्या है, पैरेलल। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ लूप क्या है आपस में, परपेंडिकुलर। तो अगर वो कह रहा है कि पोल फेस और प्लेन ऑफ लूप आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ लूप आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमने तो यही देखना है, हम तो एंगल देखते हैं कि प्लेन ऑफ लूप, इस केस में क्या हुआ है, प्लेन ऑफ लूप परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क आपके पास क्या होगा, 0। इस केस में टॉर्क क्या होगा, 0, क्योंकि टॉर्क हमारे पास है NIAB cos ऑफ, इधर 90 लिखेंगे, और cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के, जिसकी वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर टॉर्क 0 है तो चाहे आप इस लूप में से, अगर प्लेन ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, चाहे आप इसमें से अल्टरनेटिंग करंट गुजारें, चाहे आप इसमें से डायरेक्ट करंट गुजारें, दोनों भी करंट गुजारने से इस प्लेन ऑफ लूप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट प्रोड्यूस, कोई असर नहीं पड़ेगा। ये था 14.13। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो है हमारे पास 14.14। 14.14 ये है बच्चों सवाल, why the resistance of ammeter should be very low। देखिए जब हम एमीटर बनाते हैं, एमीटर, तो हमें क्या करना पड़ता है, गैल्वानोमीटर की मीटर मूवमेंट के साथ हम एक बाईपास रेजिस्टर जो है वो कनेक्ट कर देते हैं, जिसे हमने शंट रेजिस्टर का भी नाम दिया, जिसे हमने क्या नाम दिया था, शंट रेजिस्टर का। एमीटर बनाने के लिए हमने गैल्वानोमीटर के साथ क्या किया था, एक शंट रेजिस्टर को पैरेलल कनेक्ट किया था, ओके जी। जबकि एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट, जिस सर्किट में हमने करंट फाइंड करना होता है, तो उस सर्किट के अंदर
एमीटर को क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। बच्चों एमीटर तो सीरीज में कनेक्ट हुआ, लेकिन ये रेजिस्टर तो पैरेलल है, और पैरेलल के अंदर करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम इसीलिए कम से कम रखते हैं ताकि एमीटर के अंदर करंट डेसिपेशन मिनिमम हो। या तो हो ही ना, आइडियल एमीटर में तो होगी नहीं, लेकिन इसको हम कम से कम इसलिए रखते हैं ताकि एमीटर के अंदर करंट डेसिपेशन मिनिमम हो। क्योंकि अगर इसको हम हाई रखेंगे, अगर इफ आर एस इज हाई, अगर शंट रेजिस्टर हाई होगा तो क्या करेगा, इट डेसिपेट करंट, इट डेसिपेट करंट, ये करंट डेसिपेट करेगा एंड कांट मैयर एक्यूरेटली, और एक्यूरेटली ये मैयर नहीं कर सकेगा। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस का हम इसीलिए रखते हैं ताकि ये बेहतरीन करंट को फाइंड कर सके, करंट डेसिपेशन इसमें मिनिमम हो। लेकिन अगर हम इस शंट रेजिस्टर एमीटर की रेजिस्टेंस को हाई रखेंगे तो एमीटर खुद एक लोड बन जाएगा। एमीटर क्या करेगा, एक लोड बन जाएगा, और लोड बन के करंट को डेसिपेट करेगा। जब करंट को डेसिपेट करेगा तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकेगा। इसके बाद अगला जो सवाल है हमारे पास 14.15, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14.15, और ये है व्हाई द वोल्टमीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। देखा बच्चों, वोल्टमीटर को कैसे बनाया जाता है, वोल्टमीटर को, ये भी गैल्वानोमीटर की ही मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड फॉर्म है, कि गैल्वानोमीटर के साथ हम एक हाई रेजिस्टर लगा देते हैं। ये हमारे पास बन गया वोल्टमीटर। ठीक हो गया। और वोल्टमीटर को जब भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, कनेक्टेड पैरेलल इन द सर्किट, जिस भी कंपोनेंट के क्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है, वोल्टेज फाइंड करना होता है, तो आप इस वोल्टमीटर को क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं। अब चाहे आपने वोल्टमीटर को पैरेलल कनेक्ट किया है, लेकिन बच्चों गैल्वानोमीटर के साथ जो आपने ये हाई रेजिस्टर लगाया है, कौन सा हाई रेजिस्टर लगाया है, ये तो सीरीज में है। अगर ये सीरीज में है, अगर इसको हम कम से कम रखेंगे तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएंगे, और ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करेगा। जब इसमें पोटेंशियल्स ड्रॉप होंगे तो ये भी लोड बन जाएगा, ये भी क्या बनेगा, लोड बन जाएगा। मतलब इफ ये जो हाई रेजिस्टेंस है RH इज स्मॉल, अगर इस हाई रेजिस्टेंस को हम स्मॉल रखेंगे तो करंट पास थ्रू, करंट क्या करेगा, करंट पास थ्रू RH, इस हाई रेजिस्टर में से करंट गुजरेगा एंड ड्रॉप पोटेंशियल्स, और वोल्ट्स, कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। जब ये कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करेगा तो हम कहेंगे कि कांट मेजर एक्यूरेटली, कांट मेजर एक्यूरेटली। क्यों, क्योंकि यही जो आपके पास वोल्टमीटर था, अब ये खुद एक लोड बन गया है जो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। ठीक हो गया। मतलब कि अगर हम वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस को कम रखेंगे, करंट उसमें से फ्लो करेगा, पोटेंशियल्स ड्रॉप हो जाएंगे। तो जो आइडियल वोल्टमीटर होता है उसकी इनफिनिट रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा रखी जाती है ताकि करंट का पैसेज उसमें से कम हो। अगर रेजिस्टेंस को कम रखेंगे उसमें से करंट फ्लो कर जाएगा, करंट के पैसेज की वजह से पोटेंशियल्स ड्रॉप हो जाएंगे, कुछ वोल्टेज वो वोल्टमीटर खा जाएगा, जिसकी वजह से वो वोल्टमीटर एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकेगा। तो यही रीजन है कि हम वोल्टमीटर के साथ लगाई गई सीरीज रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा रखते हैं। आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस इनफिनिट होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।